गुड इवनिंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर एमकॉम के 4th सेमेस्टर में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल के बारे में लेक्चर नंबर पार्ट 1, 2 और 3 में बताया भी गया था, पढ़ाया भी गया था और 3 मॉडल आपके कम्प्लीटली इसमें समझाए जा चुके हैं। टू बी कंटिन्यू लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने मॉडल नंबर 4 को प्रेजेंट किया जाएगा। मॉडल नंबर 4 में इसका नाम ये आपको पीपीटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, सोशियो कल्चरल एंड वेबलेनियन मॉडल, जिसको हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक या वेबलेनियन मॉडल कहा जाता है। सांस्कृतिक सामाजिक ये दो शब्द अलग हैं और वेबलेनियन मॉडल कहा जाता है इसी को। तो क्यों कहा जाता है ये पीपीटी में देखिए आपके सामने 5 पॉइंट पहले से यहाँ पर इंडिकेट है। इंट्रोडक्शन, इसको मैंने आपको पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू वेबलिन, मिस्टर वेबलिन ने इस मॉडल को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 सोशल पर्सन, नंबर 3 रिलैक्सेशन। कि मनुष्य को सांस्कृतिक और सामाजिक व्यक्ति है, ये पहले से ही ये बात निहित है, बट इसको मिस्टर वेबलेनियन ने मॉडल के रूप में कैसे प्रेजेंट किया है, क्यों प्रेजेंट किया है, इसके बारे में चलिए आपको मैं इसके इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि यह मॉडल सांस्कृतिक सामाजिक अवधारणा पर आधारित है। इसका प्रतिपादन थॉरिस्टन वेबलिन ने किया था, इसलिए इसे वेबलिन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार मनुष्य मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है और उसकी आवश्यकताओं एवं व्यवहार मुख्य रूप से उस समाज से प्रभावित होते हैं जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है। उसकी रुचि एवं अरुचि समाज से प्रभावित होती है। समाज में एक वर्ग ये देखिए आपको इंट्रोडक्शन में वेबलिन मॉडल क्यों कहा जाता है ये तो आपको बताया गया, और ये सांस्कृतिक सामाजिक मॉडल क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप समझिए कि सांस्कृतिक सामाजिक मॉडल में के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार मूल रूप से एक सामाजिक व्यक्ति मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी और उसकी आवश्यकता एवं व्यवहार मुख्य रूप से उस समाज से प्रभावित होती है जिसमें कि वह निवास करता है। उसकी अरुचि व अरुचि समाज से प्रभावित होती है। समाज में एक वर्ग आराम पसंदगी वाला होता है। उपभोक्ता प्रायः उन्हीं वस्तुओं का क्रय करना पसंद करता है जो कि समाज की अन्य सदस्य क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उसकी पड़ोसी ने एक बजाज सुपर स्कूटर खरीदा है, जो वह भी आवश्यकता पड़ने पर बजाज सुपर स्कूटर खरीदने का निर्णय करेगा। विपणन की दृष्टि से यह मॉडल महत्वपूर्ण है। यह मॉडल बताता है कि मनुष्य पर समाज की संस्कृति और एवं सामाजिक दशा का प्रभाव पड़ता है। इस मॉडल के आधार पर विपणन प्रबंधक अपनी विपणन योजना तैयार करते हैं और उन्हीं वस्तुओं का विपणन करते हैं जो समाज के द्वारा उपयोगी होता है। कुल मिलाकर के इस मॉडल में सामाजिक हितों का ध्यान रखा जाता है, सांस्कृतिक हितों का ध्यान रखा जाता है और आरामदायक वस्तुओं का चयन उपभोक्ता के द्वारा अधिकतर किया जाता है। और इस मॉडल में के निष्कर्ष के रूप में ये निष्कर्ष के रूप में मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि उदाहरण के लिए जैसे उसके पड़ोसी की कोई व्यक्ति है और उसका पड़ोसी व्यक्ति बजाज का एक स्कूटर खरीदा और वह भी आवश्यकता पड़ने पर बजाज सुपर स्कूटर ही खरीदने का निर्णय करेगा,
क्योंकि विपणन की दृष्टि से यह मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंततः उपभोक्ता प्रायः उन्हीं वस्तुओं का क्रय करना पसंद करता है कि जो कि समाज के अन्य सदस्य क्रय कर चुके हैं। इसलिए इस मॉडल को सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल भी कहा जाता है। उपभोक्ता सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्ति है और समाज में जो वस्तुएं मान्य हैं, मांग पर है, उन्हीं वस्तुओं को क्रय करना चाहता है। अब हम अगली मॉडल की ओर चलते हैं और अगला मॉडल है जिसे 5वां नंबर बोला जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल एंड हॉबिशियन मॉडल, जिसकी पीपीटी आपके सामने है और इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसे हिंदी में संगठनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। संगठनात्मक का मतलब है एक संगठित मॉडल। मॉडल शब्द को छोड़ दिया जाए तो संगठन शब्द से को हम सभी जानते हैं कि संगठन में एक नहीं अनेकों व्यक्ति होते हैं या बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह जिसे हम संगठन या किसी कार्य को करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो संगठन कहलाता है। और इसे मॉडल का नाम क्यों दिया गया, ऑर्गेनाइजेशनल हॉबिशियन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इसके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर इसे हॉबिशियन मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मॉडल संगठन पर आधारित है और इसका प्रतिपादन प्रोफेसर थॉमस हॉब्स ने किया था। इसी कारण इस मॉडल का नाम हॉबिस मॉडल भी बोला जाता है, हॉबिशियन मॉडल भी बोला जाता है और शॉर्ट में कभी कभी इसे हॉब्स मॉडल भी कहा जाता है। अब संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इसे क्यों कहा जाता है, इसके लिए यहां देखिए मैंने आपको दो चीजें इसके पीपीटी में बताया है। नंबर 1 रीजनल डिसीजन, नंबर 2 इंडिविजुअल मोटिव्स। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले आपको यहां पर बता दिया जाए या आप इस बात को समझ लीजिए कि यह मॉडल उन उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार से संबंधित नहीं है जो अपनी निजी अथवा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए क्रय करते हैं, वरन उन उपभोक्ताओं से संबंधित है जो पुनः उत्पादन और वितरण के लिए करते हैं। ऐसे क्रेताओं को सामान्यतः निम्न दो भागों में बांटा गया है जो कि आपके सामने है। रीजनल डिसीजन, जिसे हिंदी में विवेकपूर्ण निर्णय बोला जाएगा। नंबर 2 व्यक्तिगत प्रेरणाएं, इंडिविजुअल मोटिव्स। ये दो पॉइंट्स को निहित किया गया है। ये दो पॉइंट्स क्यों निहित किया गया है इसके बारे में आपको आगे मैं समझा रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट रीजनल डिसीजन, विवेकपूर्ण निर्णय। जब क्रेता विवेकपूर्ण प्रेरणाओं के आधार पर लागत, किस्म, सेवा, मूल्य और गुण आदि से प्रभावित होकर सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्रय करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु क्रय करने के लिए निश्चित है किसी वस्तु की लागत का भी आकलन करेगा, किस्म की भी आकलन करेगा, उसकी सर्विस या सेवा, उसके मूल्य में क्या गुण हैं, इन सभी को आकलन करने के बाद एक उपभोक्ता अपने विवेकपूर्ण निर्णय से वस्तुओं का क्रय करता है। दूसरा नंबर पॉइंट व्यक्तिगत मोटिव्स। कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत प्रेरणाओं के आधार पर वस्तुओं का क्रय करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कार की आवश्यकता नहीं है तो वह अपनी कार को खरीदना पसंद नहीं करेगा या कार नहीं खरीदेगा, मगर यदि किसी व्यक्ति को कार की आवश्यकता है तो निश्चित ही कार को खरीदना पसंद करेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, संगठनात्मक मॉडल का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेकर के व्यक्तिगत मोटिव्स को पूर्ण करता है और पूर्ण करने के बाद वह अपने उपभोक्ता व्यवहार को दर्शाता है। अब इसकी कंक्लूजन, इस मॉडल की कंक्लूजन की बात करें तो इस मॉडल की कंक्लूजन में आपको मैंने यहां पर 3 चीजें, जो कि पहला है स्पेशल इंपॉर्टेंस, नंबर 2 पर्सनल इंटरेस्ट, नंबर 3 पर्पस, नंबर 4 प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी, नंबर 5। इन 5 बातों को इसलिए रखा गया है क्योंकि
सामान्यतः क्रेता क्रय करते समय अपने हितों, उद्देश्यों, लाभों, सुरक्षा आदि को विशेष महत्व देता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी उपभोक्ता अब कोई भी वस्तु क्रय करते समय क्रय की गई वस्तु से होने वाले लाभ, होने वाले अपने हित, होने वाले उद्देश्य की पूर्ति आदि विशेष चीजों को, सुरक्षा को विशेष महत्व देता है, किंतु साथ ही वह संस्था के लक्ष्यों व हितों की भी अवहेलना नहीं करता है। वह जब खरीदता है तो अपने साथ साथ संगठन के बारे में भी सोचता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह मॉडल संस्थागत एवं विभागीय क्रेताओं के व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, और यह क्रेताओं के विवेक पर निर्भर करता है कि वे संस्थागत प्रेरणाओं को अधिक महत्व देते हैं अथवा निजी प्रेरणाओं को अधिक महत्व देते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह मॉडल उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक पहलू पर जोर देता है, और इसीलिए इसे संगठनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। और इस प्रकार हम अगले मॉडल की ओर चलते हैं, और हमारा अगला मॉडल है जिसे हम मॉडल नंबर 6 बोलेंगे, निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल के अंतर्गत पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर 1 मैंने पॉइंट डाला है, इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस्को निकोसिया 1966। फिर इसके मोटिव्स डाला है। नंबर 1 पॉइंट में एक्टिविटीज ऑफ फर्म, नंबर 2 परचेस डिसीजन, नंबर 3 इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस्को निकोसिया। इस मॉडल का प्रतिपादन उपभोक्ता अभिप्रेरण एवं व्यवहार विशेषज्ञ श्री फ्रांसिस्को निकोसिया ने सन 1966 में किया था। यह मॉडल विपणन फर्म और उसके उपभोक्ताओं के व्यवहार के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसके मॉडल का सार तत्व यह है कि किस प्रकार फर्म की क्रियाएं उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय को प्रभावित करती हैं, और उस मॉडल के अनुसार फर्म द्वारा दी गई सूचनाएं पहले उपभोक्ता के मस्तिष्क को उत्पाद के प्रति आकर्षित करती हैं। यह फर्म द्वारा उत्पाद के संबंध में किए गए विज्ञापन का प्रचार प्रसार के कारण हो सकता है। निकोसिया मॉडल में तीन पॉइंट रखे गए हैं। एक्टिविटीज ऑफ फर्म, फर्म की क्रियाएं, नंबर 2 परचेस डिसीजन, क्रय निर्णय, और नंबर 3 इंफॉर्मेशन। विभिन्न सूचनाओं के आधार पर कोई भी फर्म उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रभावित करती है। इस मॉडल के अनुसार उपभोक्ता और फर्म दोनों के बीच में मध्यस्थता आती है, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है यह मॉडल, और इससे कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानने में आसानी होती है। फर्म के द्वारा उत्पाद के संबंध में किए गए विज्ञापन और प्रचार प्रसार दोनों बातें इसमें निहित होती हैं, और उसके बाद ही उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की धारणा विकसित होती है। इस मॉडल से क्रय निर्णय लेते समय फर्म की आवश्यकताओं को, क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है, विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की जाती है, और इसके बाद उपभोक्ता की धारणा क्रय करने के प्रति विकसित होती है। उत्पाद धारणा से प्रेरित होकर उपभोक्ता उक्त उत्पाद की खोज एवं मूल्यांकन करता है, और जब उत्पाद उपभोक्ता की धारणा के अनुरूप होता है तो उसे खरीदने का निर्णय लेता है। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि निकोसिया मॉडल एक फर्म के प्रति, उपभोक्ता के प्रति मीडिएटर का काम करता है, क्रय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, और जब उपभोक्ता किसी उत्पाद के प्रति अपनी धारणा विकसित कर लेता है, तब जाकर के वह उस वस्तु को क्रय करने का निर्णय लेता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर
क्रय निर्णय लेने में निकोशिया मॉडल सहायक होता है। और इसके कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार फर्म की क्रियाएं उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रभावित करती हैं, इस बात का आकलन करने के लिए निकोशिया मॉडल सबसे उचित मॉडल माना गया है। अब हम आगे मॉडल नंबर 7 में चलेंगे और ये मॉडल नंबर 7 उपभोक्ता व्यवहार मॉडल का अंतिम मॉडल है। यह मॉडल अपने आप में एक एडिशनल मॉडल बोला जा सकता है। इसका नाम हार्वर्ड सेट मॉडल है। हार्वर्ड सेट मॉडल, इस मॉडल में मैंने आपको 5 पॉइंट्स पीपीटी में दिखाया है। इंट्रोडक्शन बाय जॉन हार्वर्ड एंड जगदीश सेठ 1969। इस मॉडल के कंटेंट है नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 इनपुट, नंबर 3 आउटपुट, नंबर 4 परचेस मोटिवेशन। प्रोसेस जिसे हिंदी में प्रक्रिया बोला जाएगा, इनपुट जिसे हिंदी में निवेश कहा जाएगा, आउटपुट जिसे परिणाम कहा जाएगा, परचेस मोटिवेशन क्रय अभिप्रेरण भी कहा जाएगा या क्रय के लिए ज्ञानार्जन प्रणाली भी कहा जा सकता है। इस मॉडल के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल का प्रतिपादन जॉन हार्वर्ड और जगदीश सेठ ने 1969 में प्रस्तुत किया था। यह एक समकालिक मॉडल है। यह क्रय करते समय समस्या का समाधान करने वाला दृष्टिकोण अपनाता है। इस मॉडल में एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें प्रेरणाओं का निवेश किया जाता है और इस प्रणाली का परिणाम आउटपुट उपभोक्ता को क्रय हेतु प्रोत्साहन और अंततः उपभोक्ता उत्पाद को क्रय करना है। हार्वर्ड ने इस क्रय के ज्ञानार्जन प्रणाली का सृजन किया है, इसलिए इसे हार्वर्ड सेट मॉडल भी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रक्रियाएं, व्यापारिक प्रक्रियाएं की जाती हैं जिसमें क्रय करने के लिए समावेश किया जाता है। और इस मॉडल में पूरे प्रोसेस में प्रेरणाओं का निवेश, इनपुट किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है कि ये मॉडल या ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रचार प्रसार किया जाता है। और किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार करने के बाद उस वस्तु को क्रय करने संबंधी प्रेरणाएं दी जाती है, जिसको इनपुट आउटपुट कहा जाएगा। इनपुट का मतलब निवेश करना है, आउटपुट का मतलब निवेश के बाद रेट ऑफ रिटर्न, उससे कितना परिणाम वापस प्राप्त होते हैं। और परचेस मोटिवेशन, उनको क्रय करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। हार्वर्ड सेट मॉडल, इनको 2 लोगों ने प्रतिपादित किया है, जॉन हार्वर्ड ने और सेठ जगदीश चंद ने। 1969 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और यह मॉडल किसी भी वस्तु के निवेश, उसके रेट ऑफ रिटर्न, परिणाम के बीच में एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है। प्रोसेस को कंप्लीट करने का मतलब यह है कि कितना निवेश किया जाए और उसके क्या परिणाम आएंगे, ये दोनों का समावेश करने के बाद क्रय करने का अभिप्रेरण प्रदान करता है उपभोक्ता को। क्यों? आप खुद समझिए कि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करना चाहता है तो निश्चित है, पहले के मॉडल में आपको बताया गया है, मॉडल में ये आपको बताया गया था कि कोई भी वस्तु परचेस करेगा कोई भी उपभोक्ता, तो वह वहां पर लागत, वस्तु की लागत, किस्म, उसके मूल्य के बारे में, उसके गुण के बारे में, सबके बारे में जानना चाहेगा। कुल मिलाकर के वो ये देखेगा कि मैं किस वस्तु पर कितना निवेश करूं और कितना उससे आउटपुट लाऊं।
उससे मुझे कितना मिलेगा, मैं कितना दे रहा हूं उसके बदले में मुझे कितना मिल रहा है। तो इन दोनों का जब समावेश संतुलन बन जाता है तब जाकर के क्रय अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और उपभोक्ता इस तरह से अपना क्रय करने के लिए ज्ञान अर्जित करता है। और इस तरह से आपको अभी तक के लेक्चर में कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल के 6-7 मॉडल को समझाया गया है। और इन सभी मॉडलों में कौन सा बेस्ट मॉडल है, इस प्रकार इसको जान पाना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये मॉडल सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, आपको पहले बताया भी गया है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह उसका जो क्रय करने की जो क्रय क्षमता है या उसका जो मानसिक व्यवहार है वह हमेशा बाजार के प्रति बदलता रहता है। आज किसी वस्तु की अच्छी मांग है, कल उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा अपने उपभोग को या उपभोग क्रय करने की क्षमता को या क्रय करने की आदतों को बदलते रहता है। उपभोक्ता का व्यवहार स्थिर नहीं होता है, उपभोक्ता का व्यवहार हमेशा बदलता रहता है। वह कभी आज जिस वस्तु की मांग कर रहा है, हो सकता है कल बाजार में उसके समकक्ष कोई नई वस्तु आ जाए तो उस नई वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और जो वस्तु पहले चल रही थी उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और उसी व्यवहार को नापने के लिए एक कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल बनाया गया है जिसमें 7 पॉइंट रखी गई थी। सातों अपनी अपनी जगह फिट भी होते हैं और फिट नहीं भी होते हैं। कई की आलोचना की गई शुरू में, बाद में उसको पहले इकोनॉमिक तौर पर देखा गया, फिर कल्चरल के रूप में देखा गया, फिर सोशल के रूप में देखा गया, फिर साइकोलॉजी के रूप में देखा गया। कुल मिलाकर के इसका स्तर हमेशा बदलता रहता है। अंततः कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल को जानने के लिए बहुत सारी बातें और भी हैं और इसको हम बाइंग बिहेवियर में समझेंगे अपने लेक्चर पार्ट नेक्स्ट में। इतना कहते हुए आपके ये मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।